तो देखिए ये क्लास 12th का जो है नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक ना। इसके पहले जो हम जो है बात किए थे वो बात किए थे कैपेसिटेंस के बारे में, कि कैपेसिटेंस जो होता है हम लोग निकाले थे। दो हमारे पास जो है सिंपल सी प्लेट थी और उनका कैपेसिटेंस हम लोग निकाले थे बहुत सिंपली। क्या निकाले थे बताइए? तो C इक्वल टू निकाल लिए थे, क्या बताइए? एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाई डी। ये जो ऊपर मैंने फिगर बनाया हुआ है, ठीक ना। क्लास 12th का ये लेक्चर है। बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस क्लास का है किस क्लास का नहीं है, तो मैं ऊपर क्लास 12th लिख दिया हूँ, फिजिक्स का लेक्चर है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे सिंपल सा हमने निकाल दिया था कि कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अच्छा, जो E की वैल्यू निकाले थे, E इक्वल टू क्या निकाले थे बताइए? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या निकाले थे? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो हमारा टॉपिक है ये क्या कहता है कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक। यानी कि अब हमने क्या किया है कि जो हमारा ये प्लेट था ना, इनके बीच में किसी एक थिकनेस का जो है हमने जो है डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लाके रख दिया है। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे कैपेसिटेंस पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जब हम ये सारी जो है चीजें देखेंगे यहाँ पे। देखिए, तो हमारे पास हमने मान लिया कि हमारे पास जो है ये जो है एक पॉजिटिव प्लेट है और ये जो है एक नेगेटिव प्लेट है। यानी कि इसको हमने चार्ज दिया +Q का और इसको चार्ज दिए हम कितने का? -Q का, ठीक है। अब देखिए, और उसके बाद से जो है लाके प्लेस कर दिया इनके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अब यहाँ पे होगा क्या बताइए कि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर है। तो देखिए ये डायरेक्शन आपका बनाया गया और बीच में लाके हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे, क्या बताइए? तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, सॉरी निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्यों निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके इस वाले जो है सरफेस पे जो है निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है। अच्छा, इधर वाले सरफेस पे क्या इंड्यूस हो जाएगा? तो इस इधर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है इंड्यूस चार्ज कहा जाता है। इंड्यूस चार्ज हम लोग पढ़े थे पहले वाले जो है चैप्टर में। अब देखिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया है, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसको हमने नाम दे दिया E0। क्या नाम दे दिए? E0 नाम दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? चार्ज इंड्यूस हो जाता है। चार्ज इंड्यूस होने की वजह से बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे भी अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो जाएगी? प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, अंदर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो इस डायरेक्शन में होगी। देखिए इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे होगी। बोलिए, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है ये प्लस का इधर फॉर्मेशन हुआ है और जो है माइनस का जो है इधर फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब हमें जो है इस पूरे फिगर के बारे में हमको बात करना है। इतना फिगर आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे दो प्लेटें लिए हैं, ठीक है। और दो प्लेटें, ये वाली पॉजिटिव प्लेट है, ये वाली नेगेटिव प्लेट है। तो इधर से इधर की ओर जो है हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया है जिसका वैल्यू कितना है? E0 है। और बीच में हमने लाके एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दिया। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को जैसे ही प्लेस करेंगे तो होगा क्या कि ये इंड्यूस हो जाएगा। इधर नेगेटिव चार्ज है तो इधर पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे इस वाले सरफेस पे, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में भी जो है एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है जिसको हम नाम देते हैं E इंड्यूस। क्या नाम देते हैं? E इंड्यूस नाम देते हैं। EIN मैंने लिख दिया है, ठीक है। E इंड्यूस हमने नाम दिया। अब देखिए हमको जो है, अब देखिए क्या यहाँ पे होगा। अब ध्यान से देखेंगे कि ये देखिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है। फिर से ये पॉजिटिव ये निगेटिव, फिर ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये जो थिकनेस लिया गया है ना, यहाँ बीच में जो गैप है ये T1 है और जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है उसका जो थिकनेस है वो T2 है। और यहाँ पे जो गैप बचा है, बीच में जो स्पेस बचा है उसका थिकनेस कितना है? T3 है। अच्छा, तो ये T1 T2 T3 मिला के तो ये D के बराबर होंगे, क्योंकि हमने जो है दोनों जो हमारा प्लेट है ना इनके बीच का जो हमने डिस्टेंस लिया है वो स्मॉल d लिया है, ठीक है।
देखिए तो यहाँ पे क्या करना है हमको, इसके कैपेसिटेंस को लिखने के लिए, अच्छा ये जो प्लेट दिखा गया है ना, ये जो आपका इसका पोटेंशियल हमने V प्लस माना है क्योंकि ये प्लस क्यू वाला प्लेट है, और इसका पोटेंशियल हमने V माइनस माना है क्योंकि ये माइनस क्यू वाला प्लेट है। तो हमको जो है C लिखने के लिए, कैपेसिटेंस लिखने के लिए क्या चाहिए, तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई डेल्टा V। डेल्टा V को आप लोग बोलते हो V प्लस और माइनस V माइनस, ठीक है। तो हमको जो है V प्लस माइनस V माइनस चाहिए, यानी डेल्टा V चाहिए। हमने मान लिया कि यहाँ पे जो बना है कॉन्फ़िगरेशन, इसकी वजह से जो है PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V1 है। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बना है प्लस माइनस का, इसकी वजह से जो है V2 है, और यहाँ पे जो बना है कॉन्फ़िगरेशन उसकी वजह से जो है V3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 कॉन्फ़िगरेशन बने हैं, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग जो है इस डेल्टा V की वैल्यू को लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी V प्लस माइनस V माइनस की वैल्यू को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसको हम डेल्टा V नाम दे रहे हैं, ठीक ना। तो डेल्टा V की जो वैल्यू होगी ना वो किसके बराबर होगी, तो V1 प्लस V2 और प्लस V3, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं कि V इक्वल टू होता है E इंटू डी, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, ठीक ना। V इक्वल टू E इंटू डी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक ना, आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। V इक्वल टू E इंटू डी। तो अगर बताइए, अगर हमको V1 लिखना हो ना तो हम इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, बताइए। V1 इक्वल टू, V1 क्या है, देखिए ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, तो E यहाँ का क्या है, E नॉट, यानी कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाली, ठीक है। तो ये हो गया आपका E नॉट इंटू डी, डिस्टेंस की जगह क्या बताइए, डिस्टेंस की जगह हो जाएगा यहाँ पे T1, ठीक है। डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, T1। क्यों, पहले D1 लिखते हैं, ठीक ना, फिर जो है बाद में जो है D1 की जगह जो है हम लोग T1 कर देंगे। अच्छा V2 की जगह लिखना हो तो मान लीजिए यहाँ पे पहले E1 लिख दिया हमने, E1 D1, V2 की जगह क्या लिख दिया, E2 D2, और V3 की जगह क्या लिख दिया, E3 D3, ठीक है। बहुत सिंपल, आप लोग याद रखिए। V1 जैसे V बराबर ED तो V1 बराबर E1 D1, V2 बराबर E2 D2, V3 बराबर E3 D3, तो बहुत सिंपल हो गया। अब बताइए E1 की वैल्यू जो है वो कितनी दिख रही है, तो E1 की वैल्यू E नॉट के बराबर दिख रही है। E1 की वैल्यू किसके बराबर दिख रही है, E नॉट के बराबर दिख रही है, तो ये हो जाएगा आपका E नॉट इंटू T1। अच्छा E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E2, ये जो E2 दिख रहा है यानी बीच में जो दिख रहा है हमारा E2। अब बताइए, एक आप लोग रिलेशन पढ़े थे F इन मीडियम बराबर F बाई के, पढ़े थे F इन मीडियम बराबर F बाई के, यानी कि जब हम क्या करते थे कि दो आवेशों को यानी कि दो चार्जेज को उठाकर जब प्लेस कर देते थे किसी मीडियम में जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता था, तो वहां पे फोर्स की जो वैल्यू होती थी ना वो K टाइम्स जो है क्या हो जाती थी, रिड्यूस हो जाती थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बोथ आर प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम वही कहानी होनी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जो है हमारे पास है E नॉट, अगर हम जो है उस चार्ज मतलब एयर में देख रहे हैं तो E नॉट है, उस चार्ज को उठा के और प्लेस कर दिया किसी मीडियम में जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो वो हो जाएगा आपका E नॉट बाई K। क्या हो जाएगा, E नॉट बाई, तो हमने E नॉट बाई K लिख दिया। अच्छा D2 की जगह क्या हो जाएगा, तो D2 की जगह हो जाएगा T2, तो ये हो गया आपका क्या, T2। अच्छा E3 की जगह फिर से E नॉट, क्योंकि अब तो हम आ गए डाइलेक्ट्रिक के बाहर, तो क्या हो जाएगा अब E नॉट, और D3 की जगह हो जाएगा आपका T3। तो हम ये किसकी वैल्यू लिख रहे हैं, डेल्टा V की। डेल्टा V की आवश्यकता है हमको, यानी V प्लस और माइनस V माइनस की हमको आवश्यकता है, क्योंकि हमको कैपेसिटेंस लिखना है। तो कैपेसिटेंस लिखने के लिए Q चाहिए, चार्ज चाहिए, और डेल्टा V चाहिए। तो Q तो हमारे पास है, Q ही रहेगा, बस डेल्टा V की वैल्यू हमको लिखनी होती है, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन बना देना है, इक्वेशन नंबर 1। अब इन सारे टर्म्स में जो है आपको जो है E नॉट कॉमन दिख रहा होगा, तो हमने E नॉट को जो है बाहर निकाल दिया, तो इसके आगे हम जो है इधर लिखते हैं, ठीक है। तो हमने डेल्टा V की वैल्यू
लिखना है हमको, तो ई नॉट को हमने कॉमन कर दिया, ई नॉट को कॉमन कर दिया, बचा क्या वो लिख दीजिए। तो ये बचेगा आपका T1 प्लस T2 बाई के और प्लस T3। अच्छा एनसीईआरटी वाले में ना ये एक्सप्रेशन आप ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके जो है जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जो है समझ में आ जाए, ठीक ना। तो आप वीडियो को मिस नहीं करोगे, शुरू से लेके जो है इसको अंत तक देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमको कैपेसिटर और कैपेसिटेंस जो है बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया ई नॉट T1 T2 बाई के प्लस T3। अब देखिए ई नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ई नॉट तो हम लोग पढ़े हैं कि एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो ई नॉट की वैल्यू जो है हम अभी नहीं लिखेंगे, अभी जो है हम क्या करते हैं कि T1 T2 बाई के और T3 वाले टर्म को जो है थोड़ा जो है और जो है हम जो है इसमें डिटेल में जाते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हमको जो है अब कैपेसिटेंस यहां से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा Q बाई डेल्टा V, ठीक है। तो Q बाई डेल्टा V, तो अब हमको देखिए यहाँ पे Q की वैल्यू लिखनी है, तो Q तो हमारा वही रहेगा, देखिए Q वही रहेगा, डेल्टा V हमारा क्या आ गया है। अच्छा ये बताइए कि इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हो, और जैसे ये हमारा ई नॉट दिख रहा है ना, तो अगर इसको हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, और तो देखिए सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई A, क्या होता है Q बाई A, जैसे यहाँ पे सिग्मा को हम लिख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई नॉट की वैल्यू लिखना जो है बहुत आसान है, ये लिख दिया हमने, देखिए Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। तो एक स्टेप इसको और बढ़ा लेते हैं, डेल्टा V इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट T1 प्लस T2 बाई K और प्लस का क्या हो जाएगा T3, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब हम उठा के जो है इस वाले इक्वेशन में जो है डेल्टा V की वैल्यू को पुट कर दें, V प्लस माइनस V माइनस की वैल्यू को पुट कर दें, तो C इक्वल टू Q बाई डेल्टा V, तो ये इक्वल हो जाएगा, बताइए क्या यहीं पे रख दे रहा है Q बाई डेल्टा V की वैल्यू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट T1 प्लस T2 बाई K प्लस T3, Q से Q की कहानी जो है क्या हो जाएगी खत्म, तो C इक्वल टू आ जाएगा, ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा T1 प्लस T2 बाई K और प्लस का क्या आ जाएगा T3। तो ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस का फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे एक केस और बनता है, तो हम जब केसेज बना के इसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम ऐसा मान लें कि अब देखिए C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय क्या होता है D, इस वाले फार्मूले से जरा इसका कंपैरिजन कीजिए, तो ऊपर तो सेम लिख रहा हूं एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। नीचे वाली चीज देखिए D यहाँ पे था डिस्टेंस, यहाँ पे भी तो ये डिस्टेंस ही तो है सारा, बस हुआ क्या है यहाँ पे क्योंकि हमने ये बीच वाला जो डिस्टेंस लिया है ना T2, ये जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है, उसकी थिकनेस है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसी वाले थिकनेस में K से क्या आ गया डिवाइड आ गया, यानी कि सिंपल सा एक एक्सप्रेशन हमको मिला हुआ है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि T1 की वैल्यू जो है वो T3 के बराबर मान लिया जाए, T1 और T3 का जो गैप है ना ये आपस में क्या है बराबर, और T2 बराबर मान लिया जाए T2 बराबर क्या मान लिया जाए T मान लिया जाए, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू को जो है हम सब फिर से जो है इसको लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे हमने मान लिया कि T1 की वैल्यू किसके बराबर है T3 के, ठीक है, और T2 बराबर क्या मान लिया T1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई T3 के, और T2 बराबर क्या हमने मान लिया T। तो अब देखिए C इक्वल टू अगर हमको लिखना हो, अच्छा ये बताइए कि ये वैल्यू जो है ये T होगी, अच्छा पूरी वैल्यू कितनी है D, पूरी वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है वो D के बराबर है, और ये T2 वाली जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई T के,
तो बताइए कि अगर हम लिखना चाहते हैं T1 प्लस T3 को तो क्या लिख सकते हैं? T1, तो देखिए यहाँ पे T1 प्लस T3 बराबर अगर हमको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, बता दीजिए आप ही। T1 प्लस T3, जैसे ये T1 और ये क्या हो गया T3, और ये T2 बराबर क्या मान लिए T, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो D माइनस T। क्या लिख सकते हो? D माइनस T, क्योंकि पूरा डिस्टेंस क्या हो गया D, बस हमको ये वाला और ये वाला दोनों चाहिए, तो इन दोनों को चाहिए। जब हमको ऐड किया यहाँ पे T1 प्लस T3 को, तो पूरे में से इस वाले को घटा दें, T2 को घटा दें, और T2 को घटाने का मतलब T को घटा दें, तो T1 प्लस T3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? D माइनस T। तो देखिए C अब हमको लिखना है तो बहुत सिंपली लिख सकते हो, क्या? C बराबर क्या? A एप्सिलॉन नॉट, अच्छा यहाँ पे देखिए T1 और यहाँ पे क्या है T3, यानी T1 प्लस T3 की जगह क्या लिख सकते हैं? D माइनस T। क्या लिख सकते हैं? D माइनस T, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखिए, अब बचा क्या है हमारा T2 बाई के, और T2 की वैल्यू को किसका माने? T माने हो, अरे T2 की वैल्यू को T माने हो, तो D माइनस T प्लस T बाई के। तो इट इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, रिलेशन है। इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखोगे, ठीक ना, कि यदि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक ना, इन प्लेट्स के बीच में एक T थिकनेस वाला क्या करते हैं हम लोग, T थिकनेस का जो है एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर देते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? एरिया टाइम्स एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाई के। क्योंकि थिकनेस आपको डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का पता रहेगा, उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पता रहेगा, तो आप आसानी से उसका क्या निकाल सकते हो? कैपेसिटेंस, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए आप वीडियो को जो है पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है, तो यदि हम क्या करें कि यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ना, इसको फुल भर दे, पूरा का पूरा भर दे। पूरा का पूरा भरने का मतलब समझ में आ रहा है आपको, कि ये जो इसकी थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस दिख रही है इसकी T2, ये पूरे में भर जाए, यहाँ से यहाँ तक आकर चिपक जाए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आकर चिपकने का मतलब आप समझ गए कि डाइइलेक्ट्रिक जो है वो पूरा का पूरा भर दिया गया, कहीं पे भी जो है स्पेस खाली नहीं है। तो क्या D की वैल्यू जो है वो T के बराबर हो जाएगी? तो हम जो है अब जो है इरेज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कर देते हैं, यानी कि यदि जो है हमारा डाइइलेक्ट्रिक इसमें पूरा का पूरा भर गया, यानी कि इफ डाइइलेक्ट्रिक फिल्स द प्लेट, इफ डाइइलेक्ट्रिक fills the plate completely, तो देखिए बहुत आसान है ये। D बराबर क्या इसमें पुट कर देंगे? D बराबर T पुट करने का मतलब ये हुआ कि जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है ना, उसको हमने T थिकनेस वाले डाइइलेक्ट्रिक स्लैब से जो है भर दिया, पूरा का पूरा भर दिया। तो D बराबर T, तो D बराबर जैसे एक पुट करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई? 0। तो ये वाली क्वांटिटी 0 होने का मतलब कि जो हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? कैपेसिटेंस विथ मीडियम, ठीक है, पूरा का पूरा मीडियम से वो भरा, मीडियम जो है पूरा का पूरा भरा हुआ है डाइइलेक्ट्रिक से। तो ये जो है क्या आ जाएगा? ये के ऊपर चला जाएगा, तो K और क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? K एप्सिलॉन, ठीक है, डिवाइडेड बाई T, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अच्छा, ये T की वैल्यू जो है वो D के बराबर में पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि T बराबर हमने क्या माना है? D। तो ये आ जाएगा आपका क्या? K एप्सिलॉन नॉट A और डिवाइडेड बाई क्या? D, C मीडियम। अब यहाँ पे देखिए आप जो है कंपैरिजन कर सकते हो किसका? इस वाले का, जब हमने फील्ड नहीं किया था कुछ भी उसका, और जब हमने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाले को फील्ड कर दिया पूरी तरह से उसका, तो दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे ना, तो C इन मीडियम जो आ जाएगा वो K टाइम्स C के बराबर आ जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D देखिए वो C के बराबर है, ठीक है। यानी कि यदि हम क्या करें कि अगर हमारे पास दो प्लेटें हैं कैपेसिटर वाली,
तो उनके बीच में कुछ भी नहीं भरा है, तो यदि उनका जो है कैपेसिटेंस C है और उनके बीच में लाके हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक पुट कर दिया, एक फिक्स कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसका कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? K टाइम्स। यानी कि यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 6 है तो 6 गुना हो जाएगा, यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 80 है तो 80 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि हमको अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो उनके बीच में क्या करें, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को लाके प्लेस करें। ठीक है, तो ये जो है आप जो है बहुत सिंपली जो है इसको मैंने डिराइव किया है। इसको जो है अच्छे से जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको ये पूरा समझ में आएगा। अब हम इसके आगे जो है नेक्स्ट केसेज के बारे में बात करेंगे, फिर आपका जो है कैसे जो है हम इनको जोड़ते हैं सीरीज ऑर्डर में, पैरेलल ऑर्डर में कैपेसिटर को, फिर जो है उसके बारे में बात करेंगे।